हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, ये जो हमारा लेक्चर होगा, ये लेक्चर हमारा 7 है। इस लेक्चर 7 में ना आप पढ़ोगे यहाँ पे परिस्थिति जन्य विश्लेषण, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस। क्या होता है सिचुएशनल एनालिसिस? यहाँ पर ना ये चैप्टर जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना आएगा आपका शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है, पेस्ले का एनालिसिस है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपको दो और एनालिसिस मिलेंगे, तो वो एनालिसिस से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आप समझना कि मतलब क्या होता है। सिचुएशनल एनालिसिस का मतलब होता है भाई स्थिति को आप कैसे समझ पाते हो। कोई भी स्थिति है, आप उसे कैसे समझ पाओगे, कैसे आप उसको इवेल्युएट करोगे, आपके लिए स्थिति खराब है या सही है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। कोई स्थिति आपको बनाने के लिए आती है, कोई स्थिति आपको बिगाड़ने के लिए आती है, आपको पता कैसे चलेगा। कोई स्थिति आपको इंसान बना के चले जाएगी, कोई स्थिति आपको इंसान से जानवर बना देगी, कोई हैवान बना देगी जानवर से, मतलब रियल में नहीं लेकिन आंतरिक रूप से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है ना कि हमेशा स्थिति पता होनी चाहिए कि भाई मेरी स्थिति कहाँ है। आप आज एक एग्जाम दे रहे हो, आपको क्या स्थिति लगती है कि आप कल यूपीएससी का पेपर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। आपको यूपीएससी तक पहुंचने के लिए आपको सिचुएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं कितना और पढूं कि मेरा सिविल सर्विसेज निकल जाए। ओके, जब मैं भी तैयारी करता था 2019 का सिविल सर्विसेज तो निकल गया था, लेकिन देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं तैयारी करता था एसएससी की तैयारी करने के साथ साथ सीजीएल निकला, फिर मेंस उसमें फेल हुआ। फिर यहाँ पर मुझे लगा कि यार मैं मेंस फेल हो रहा हूँ बार बार, मैं यूपीएससी कैसे निकालूंगा। तो एनालिसिस करा अपना खुद का कि मैं किस किस में कमजोर हूँ या मेरा क्या क्या अच्छा है जिससे मैं टाइम बचा सकता हूँ। अब यूपीएससी देखा तो यूपीएससी में मैथ्स क्वांट इंग्लिश तो आती नहीं, प्री में तो नहीं आती है, पूरा का पूरा जीएस है, जीके और जीएस है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मेरे को पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो जीके में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन हाँ क्वांट और रीजनिंग भी अच्छी है, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। तो यहाँ पर आप मेरे को खुद पे एनालिसिस हुआ कि मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, तो मुझे खुद को देखना है, मेरी खुद की स्थिति को मुझे जानना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। स्थिति जन्य विश्लेषण क्या होगा, इसका मतलब स्थिति जन्य विश्लेषण का। ओके, अब आप क्या करोगे भाई, स्थिति जन्य परिस्थिति जन्य कुछ भी बोल सकते हो आप। विश्लेषण किसी संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण के संबंध में जानकारी एकत्रित करने, मूल्यांकन करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्या होता है इसमें? अब आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, एक संगठन है, चाहे आप विश्व भारती की बात कर लो, कि उसमें वो पता कर पाते हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, हमको क्या करने की जरूरत है, हमको और अच्छे तरीके से विश्व भारती को लोग जाने, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा है, ये इंक्लूड करता है, इवेल्युएट करता है डाटा को, ट्रेंड को, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड सरकारी नौकरी का है तो क्या ट्रेंड है भाई। कंज्यूमर कॉम्पिटिटर, कौन हमारा सामान ले रहा है, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे संगठन को इफेक्ट यानी कि एक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आप परिस्थिति जन्य विश्लेषण में आप क्या करोगे, आप प्रेजेंट एंड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की आप देखोगे कि भाई अभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता हूं, वो सब चीजों का आपको यहाँ पे एनालिसिस देना है। ओके, विच कैन बी यूटिलाइज टू गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जहां पर आप डिसीजन मेकिंग यानी कि जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें ये आपको मदद करता है कि भविष्य में आपके जैसे मान लो स्थिति बहुत खराब है, अभी आप नेगेटिव में चल रहे हो, तो यहाँ पर क्या फायदा है करने का, कोई फायदा तो नहीं है मेरे हिसाब से करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा आपकी आज की स्थिति से आपको टाइम मिलेगा। ओके, मतलब कि आप समझ पाओगे कि क्या करना चाहिए आज की स्थिति को देखकर, और आपके फैसले भी इसी पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशनल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखो स्वॉट एनालिसिस, ये एग्जाम में आएगा भी जहां तक मुझे लगता है। स्वॉट से है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, समझ में आया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ से मतलब क्या हो गया भाई कि आपकी कंपनी सबसे अच्छा क्या देती है, आपकी कंपनी किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये हो गया आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, कैसे वो करते हैं, सामान कैसे बेचते हैं। वीकनेस क्या, कमजोरी है आपकी भाई, किस किस एरियाज में आपकी कमजोरीज है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटी, कहां कहां पर आप और अच्छा कर सकते हो, कहां कहां पर आप और अच्छा
अपने ब्रांड को लेके जाओगे। थ्रेट का मतलब होता है कुछ ऐसा फैक्टर, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, आपकी प्रॉफिट अच्छा नहीं है, आपकी सेल्स अच्छी नहीं है, कभी इस महीने अच्छा हुआ अगले महीने बेकार हो गया, तो ये सब आपके किस में आता है, थ्रेट में आता है। तो स्ट्रेंथ से आप लोग याद रखना कि भाई जो आपका बेस्ट पार्ट है, जैसे हमारा एसएससीबी है, यहाँ पे एसएससीबी क्या है, किसी किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में बेकार होगा। आपको भी ये लगता होगा कि सर यहाँ पे ये चीज अच्छी नहीं हो रही, हर चीज में, मेरे अंदर भी है। आप किसी बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल पे चल जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ तो खराब मिल ही जाएगा। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको हर चीज में परफेक्ट मिलेगा। क्या आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल का नाम जानते हैं जहां पे आपको A to Z सारे के सारे जानकारी, सारे सारे अपडेट, सारे के सारे पढ़ाई, सारे के सारे टेक्निकल चीजें, सारे के सारे साइंस की चीजें, सारे के सारे ह्यूमैनिटी की चीजें, सारे के सारे सोशल स्किल की चीजें है? नहीं है ना। सोशल स्किल देख लो, पहले कोई नहीं पढ़ा रहा था ना, सोशल स्किल कोई नहीं पढ़ा रहा था। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो यूट्यूब में आपको 4 चैनल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे सोशल स्किल पढ़ाना स्टार्ट हो गया। पहले कोई नहीं पढ़ा था, इवन किसी को पता भी नहीं था। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब मुझे किसी ने टेलीग्राम में, मेरे साथ 5 बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि सर हमारा स्टेज 2 का एग्जाम है सर, सोशल स्किल से मिल नहीं रहा है। मुझे कम से कम 20 से 30 बच्चों ने मैसेज करे थे। उसके बाद मैंने वहां पे पोल डाला था कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे विश्व भारती के, तो वहां पे 101 बच्चे समथिंग थे जो विश्व भारती के थे। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार मुझे इनके लिए करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे मेरी वीडियोस में अच्छे चल जाएंगे। मैंने बनाई वीडियो, पहली वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई। पहली वाली वीडियो में मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा 9-10 हज़ार व्यूज हैं। 6,000 तो बच्चे पास हो रखे हैं, 10,000 व्यूज हैं उसमें। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब। ठीक है, जब आपकी वीडियो ऐसे चल जाए कि वो भी देखे जिसके काम की नहीं है, तो समझ लेना आप समय सही पथ पे हो। पढ़ाई की चीजें कौन देखता है आज की डेट पे? ठीक है, तो बच्चे दोबारा देख रहे हैं, तिवारा देख रहे हैं, बहुत से बच्चे दोबारा तिवारा देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लोगे, मैं जब पढ़ा रहा था तो कोई नहीं था, अकेला था, लेकिन जब आप शुरू करा तो और भी लोग आ गए। लेकिन याद देना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू कैसे करोगे आप किसी भी चीज को? थकान लग जाती है इंसान को। मैंने आपको बताया ना, मंजिल तक पहुंचने का सफर सबसे ज्यादा थकावट होता है। मंजिल में पहुंचने के बाद तो सारी थकान खत्म हो जाएगी। मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, वो है सबसे बड़ा चक्कर। मंजिल तक पहुंचने की थकावट ही पूरी इंसान को खत्म कर देती है। मंजिल पहुंचने में, तो मंजिल में जब पहुंच जाओगे वहां तो फिर आराम ही आराम है, खुशी खुशी है। मंजिल तक पहुंचने का सफर ही बहुत थकावट वाला है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने स्वॉट एनालिसिस आपको बता दिया कि आपको किस किस पे वर्क करना है। स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया और थ्रेट हो गया। यहाँ पे मतलब आपको ये चीजें मैंने शॉर्ट टेक्निक बता दिया। अब 5C एनालिसिस। 5C एनालिसिस में क्या होता है भाई? 5 प्रकार के 5Cs। ठीक है, एक कंपनी कॉम्पिटिटर, अभी ये कंपनी देखो 5C में ना C ही 5 आएंगे, C ही 5 आएंगे। इसमें पहला है आपका कंपनी। कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, भाई कंपनी क्या चाहती है, कंपनी का मिशन क्या है, व्यवसाय क्या है, उद्योग क्या है, कंपनी अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करती है, पहली चीज कंपनी के अंतर्गत। दूसरी चीज पोजीशन, भाई आज की डेट में अगर कंपनी यहाँ पर है तो कंपनी डिटॉल बनाती है, तो डिटॉल और कौन कौन सी कंपनी सेवलॉन बना रही है, सेवलॉन से कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, हमारे पास जो कस्टमर है उसका रिव्यू कैसा है, कस्टमर क्या चाह रहा है हमसे। तीसरा परफॉर्मेंस, भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है, आपके बिजनेस को अच्छा चला रहा है कि नहीं चला रहा है, आपका बिजनेस कैसा है, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो टारगेट है वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे। 10 साल से अपने आपको टारगेट देते रहोगे, अचीव नहीं हो रहा तो बेकार टारगेट देना। प्रोडक्ट लाइन, भाई आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, जब आपका बिजनेस, जब आपका मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। क्या जरूरत है हमको कि हमारा जो बिजनेस लाइन है उसको हम चेंज करें? कई बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे डिटॉल माने माँ का दूल्हा बोलते हैं, है ना। और मतलब मुझे इतना तो याद पूरा इतना पता नहीं है, लेकिन आप जैसे देख लेना देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक, वो एक टैगलाइन है जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, कोलगेट, कई बार आपने देखा होगा जब हम दुकान में जाते हैं, ठीक है, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा इन चीजों को, क्योंकि विस्तार से समझाने से ही आप समझ पाओगे। बाजार में जाओगे, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि दांत साफ करने वाला सिर्फ कोलगेट होता है, हालांकि उसे टूथपेस्ट बोलते हैं, मुझे बाद में पता चला। लेकिन जब मैं बचपन में जाता था तो मैंने सिर्फ दुकानदार को हमेशा ये बोला कि मुझे कोलगेट दे दो, उसने मुझे पेप्सोडेंट दे दिया। मेरे दिमाग में ये है कि कोलगेट दांत मलने वाला होता है, तो कोलगेट करना है। ठीक है भाई। फिर मैं उसके बाद जूते पॉलिश करने के लिए मैंने बोला चेरी दे दो, चेरी पॉलिश, उसने मुझे कोई और कंपनी का पढ़ा दिया। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा चेरी का मतलब होता है जो बूट पॉलिश होता है। ये हो गया जी।
ओके तो क्योंकि ये दिमाग में बैठा हुआ है, मैंने बोला डिटॉल दे दो, उसने मुझे सेवलॉन दे दी, लेकिन मुझे लगा डिटॉल का मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड। ठीक है जी, मतलब आपके दिमाग में बैठी हुई कुछ प्रोडक्ट की भाई इसका मतलब यही होगा। जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट होता है भैया मुझे कोलगेट टूथपेस्ट देना, लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे कोलगेट देना, उसने मुझे भले ही पेप्सोडेंट पकड़ा है, लेकिन मुझे क्या था दिमाग में कि इसने मुझे टूथपेस्ट मतलब उसने मुझे दांत मंजने वाला दिया है, कोलगेट का नाम दांत मंजने वाला, दांत मंजने वाले का नाम कोलगेट होता है, जबकि टूथपेस्ट होता है जबकि उसका नाम तो, लेकिन इतनी समझ नहीं थी क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में पहले से ही मुझे किसी और ने, मम्मी ने भी यही बोला, पापा ने भी यही बोला, तो मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है। ठीक है, हालांकि मैंने बाद में जाके सीखा तो नहीं, ये सब चीजें अलग अलग होती है। कभी आपने देखा होगा बहुत टाटा नमक, ठीक है, नमक किसके लेने जाओगे आप तो आपको बोलेगा टाटा नमक, क्योंकि इसमें आयोडीन है, क्योंकि इसमें तो मम्मी का प्यार है, क्योंकि इसमें तो भाई देश का नमक है। ये सब चीजें आपको बहकाने के लिए है। ओके, सारे नमक देश में बनते हैं और कौन सा नमक है जो बाहर विदेश में बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है इस चीज को। कॉम्पिटिटर, मैंने बताया ना, ये आया आपका सी वाले का 5C था ना, ये सेकंड आया कॉम्पिटिटर। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, अपने प्रतिस्पर्धी को पहचान लो भाई, अगर प्रतिस्पर्धी को नहीं पहचानोगे, दुश्मन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर दुश्मन की जानकारी नहीं है तो आपको हार से कोई नहीं बचा सकता। सामने वाले को देखकर ये मत एनालाइज करना कि भाई ये दुश्मन मेरा बेकार है। ओके, तो कॉम्पिटिटर की सारी नॉलेज रखो। असेसमेंट एंड कंपटीशन, द कॉम्पिटिटर ऑलवेज लुक एट अ कॉम्पिटिटर गोल, मिशन, स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज। अगर आपने देखना है कॉम्पिटिटर अपने को, अपने कॉम्पिटिटर के सारे गोल्स, उसके सारे के सारे टारगेट, उसके सारे के सारे रिसोर्सेज, उसके सारे के सारे जो उद्देश्य हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, वो क्या चाह रहा है, तभी आप उसके हिसाब से कार्य कर पाओगे, तभी आप जीत पाओगे। प्रिडिक्ट फ्यूचर इनिशिएटिव ऑफ कंप्यूटर और कॉम्पिटिटर, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी है, और उसके ना प्रिडिक्ट करो कि अब ये करने वाला है, अब ये करने वाला है, इससे पहले मैं ले आऊंगा, इससे पहले मैं ले आऊंगा। 1969, ठीक है भाई, चांद पे उतर गया यूएसए। अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे पहले रशिया ने क्या कर, यूएसएसआर ने क्या कर दिया, यूरी गैगरिन को स्पेस पे भेज दिया। अब इनको ये चेक करना था कि यार हमसे पहले चांद पे ना उतर जाए, इन्होंने उतार दिया अपने बंदे को। अब यहाँ पे रशिया ने सबसे पहले बंदा स्पेस पे भेज दिया। अब ये लोग ये एक दूसरे की प्रिडिक्ट करते रहते कि ये क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है, ताकि इससे पहले ये कर दे और ये इनिशिएटिव इसके नाम पे हो जाए। ये चीजें होती हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो जरूरी भी है। तीसरा सी आया कस्टमर, तीसरा सी आया कस्टमर। पहली बात तो भाई किस जगह पे कौन सा ऐड दिखाना है, ठीक है, ऐड चला रखा है आपने। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, आप कौन सा विज्ञापन किसको दिखा रहे हो। अब आप एक 50 से 60 साल वाले इंसान को आप यहाँ पे ऐड दिखा रहे हो बाइसाइकिल का, तो भाई कैसे चलेगा, ये तो बिकेगी भी नहीं। बाइसाइकिल का ऐड दिखाना है आपने 10 से 25 साल के लोगों को, 25 से 30 भी हो गया, चलो 10 से 30 साल कर लेते, इनको दिखाना है। ठीक है, अगर आप कार का ऐड दिखा रहे हो 10 साल के बच्चे को तो क्या फायदा है, बच्चे को तो यहाँ पे चॉकलेट और बिस्किट का ऐड दिखाना है, कंप्यूटर का ऐड दिखाना है, सॉफ्टवेयर का ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। बाजार का आकार और संभावित वृद्धि, भाई बाजार कितना है आपका, 50 दुकान है उस बाजार में, आपका माल बहुत बड़े स्केल में बन गया है, कैसे बेचोगे, इतनी वृद्धि हो भी नहीं पाएगी, तो वो चेक करना है। ग्राहक की क्या जरूरतें हैं, ग्राहक क्या मांग रहा है, ये पता होना चाहिए। आपने उनको मोटिवेट करना है, जैसे टाटा बोलता है कि देश का नमक है, ठीक है, वो बोलता है कि कोई साहब बोलता है कि ये माँ की पसंद है, कोई बोलता है कि हर माँ चाहती है कि इससे टूथपेस्ट हो, बाकी किसी माँ ने नहीं चाहा अभी तक। तो वितरण चैनल, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। मान लो कोई व्यक्ति है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो आपका सेल नहीं होगा। और अब यहाँ पे देखना है कि भाई कितना बिक रहा है, बार बार बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, कि मुझे नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। फिर आया कोलैबोरेटर्स, चौथा सी है ये कोलैबोरेटर। भाई आपका सहयोगी एजेंसीज, मिडलमैन, आपका सामान लेने वाले, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सेल्स बॉय, आपके जो भी हैं, वो सब से आपका अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट में हो जो आपको यहाँ पे बंदे दिलाते हैं, तो उससे अच्छे कांटेक्ट में, ताकि आपको अच्छे वर्कर दिला जाए जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो। ओके, सप्लायर, भाई आपका सप्लायर, मान लो आपका 50 क्या बनता है, यहाँ पे तंदूर की रोटी बनती है, तो जब तक आपके पास अच्छा आटा नहीं आएगा तो आप कैसे कर लोगे, कैसे बना लोगे 50 तंदूर की रोटी। अच्छा आटा टाइम से नहीं आया, तो यहाँ पे याद रखना है आपने, आपका सप्लायर हमेशा टाइम पे आना चाहिए और अच्छा आपको माल दे। डिस्ट्रीब्यूटर, भाई आपने 50 तंदूरी बना ली, आपका अगर बाहर ट्रक नहीं खड़ा हुआ है तो ये कैसे औरों को देगा, तब तक तो कोई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस दुकान में जाकर बोलेगी ये तो लेट आता है हमेशा, आप हमें दे दो। तो ये है पार्टनरशिप, भाई यहाँ पे आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप है
वो आपके एसेट लायबिलिटीज का, आपके नए सोर्सेज हैं कैपिटल, आपके पैसा लगेगा, अच्छा पैसा आएगा, आप विस्तार कर पाएंगे पार्टनरशिप से, साझेदारी से, ये होता है। पांचवा है आपका क्लाइमेट, आबो हवा, मैंने यहाँ पे वातावरण नहीं लिखा। आपने देखना है कि भाई कितना पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक यहाँ पे कितना इंडल्ज हैं लोग, मतलब कि कैसे सरकार रेगुलेट कर रही है मार्केट में, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको इफेक्ट कर सकती है आपके प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स में, ये सब आपने चेक करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। मान लो तंबाकू की कंपनी है आपकी तो गुजरात में खोल के क्या फायदा, वहां तो बैन है। अब आपने इसको शिफ्ट करना है कहीं और, यूपी में मान लो, या कहीं और करना है, मध्य प्रदेश में मान लो, कर्नाटक में मान लो, उत्तराखंड में मान लो। तो अगर आपने कहीं भी शिफ्ट करना है तो वहां के रूल्स जान लो पहले कि भाई यहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, भाई जहां पे आप कंपनी खोल रहे हो, जहां पे आपका सामान बिक रहा है, वहां पे लोग उस चीज को ले भी पा रहे हैं, ठीक है। मान लो वहां पे पहले से 10 रुपए का एक जूस मिलता है और लोग इसको पीते हैं, और आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा जूस लेके आऊं 20 रुपए का जो इससे अच्छा हो, कैसे चलेगा ये? अगर आप तब तक इसे 9 या 8 रुपए का नहीं करोगे तब तक लोग नहीं लेंगे ना इसको, या अगर ये लेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा काफी आपको बिल्ड करने में आपकी एक तरीके से वैल्यू। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, भाई एक एनालिसिस करना है आपका कि इस प्रकार यहाँ पे जो है जनसंख्या में शिक्षित लोग कितने, कल्चरल लोग कितने, आदि सब चीजों पे ध्यान दे, समाज के लोगों पे ध्यान दो। समाज जैसे मान लो वहां पे, मान लो ऐसा एक एरिया है कल्चरल एरिया, तो साड़ी की दुकान खोलोगे तो आपका ज्यादा चलेगा, ठीक है। अगर वहां पे ज्यादा आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरी लेडीज बहुत रहती है, ब्यूटी पार्लर खोल दो तो भी बहुत चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज ध्यान दो। टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आप करोगे तो सही रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपको। क्या क्यों रहेगा बेनिफिट? कि यहाँ पे आप जान पाओगे कि नए नए मेथड कौन कौन से हैं जिससे मैं अपने कार्य पर, जिससे मैं अपनी चीजों पर सुधार कर सकता हूं, और जिससे मैं आगे जाकर और भी चीजों को ले आ सकता हूं। टेक्नोलॉजिकल मेथड एनालिसिस से क्या होगा कि आपका वो काम फास्ट हो जाएगा, आपका वो जो चीजें हैं जो आप कर रहे हो वो और बेहतर हो जाएंगी, और आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। ओके, तो ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आया आपका पोर्टर्स का 5 फोर्सेस, पोर्टर का 5 बल। पोर्टर्स ने यहाँ पे आपको 5 चीजें बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? 5C पढ़ लिया, स्वॉथ पढ़ लिया। 5C और स्वॉथ के बाद आपका आया पोर्टर्स, इसका पैसले भी आएगा। अब यहाँ पे देखना, पोर्टर्स के 5 ने सबसे पहला कॉम्पिटेटिव राइवलरी। कॉम्पिटेटिव राइवलरी का मतलब क्या है? आपके कितने कॉम्पिटिटर हैं और उसमें से कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं। कुछ कॉम्पिटिटर तो आपसे लो भी होंगे ना, उस पर ध्यान नहीं देना। कितने आपके स्ट्रॉन्ग है जो आपको गिरा सकते हैं, जिससे आपको खतरा है। एक्चुअली में 10 कॉम्पिटिटर हैं, 10 में से 5 आपसे लो हैं, वो आपके आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 ऐसे हैं जो आपको दबा देंगे, तो आपने उन पर ध्यान देना है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है, मान लो कि भाई इट रिलेट टू हाउ इजीली अ कंपनीज प्रोडक्ट कैन बी मेड अगेन। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरीके से 2 मतलब होते हैं इसके। एक तो ये होता है कि भाई दोबारा जो आपका प्रोडक्ट है वो चल रहा है अच्छे तरीके से, वो उसी को हम लोग बार बार प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा होता है कि भाई किसी और के प्रोडक्ट ने तो कहीं आपके प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर दिया। जैसे मान लो रियल जूस है, रियल जूस के जो प्रोडक्ट है उसको कहीं ट्रॉपिकाना ने तो वो नहीं कर दिया, मैं बोल सकता है सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर दिया है। ऐसा कोई टाटा नमक है उसकी जगह कोई सफलो नमक तो नहीं आ गया। ये सब चीजें सब्स्टिट्यूट के लिए वो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, भाई नई एंट्री से आपको हमें डर होना चाहिए कि भाई कोई बंदा अगर नई एंट्री कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कम दाम में लाएगा ताकि वो मार्केट बना सके। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी एक तरीके से खतरा ये भी हो सकता है कि आपको नई एंट्री के आने का खतरा हो सकता है। वो आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि अगर नई एंट्री आती भी है तो मैं कैसे उसे यहाँ पे कोप अप करूंगा। सप्लायर पावर, सप्लायर पावर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाना कितना आसान है और इसका विश्लेषण, यानी कि एक एनालिसिस करना है आपका कि सप्लायर, कोई भी सप्लायर है वो इसके प्राइस कैसे राइज कर सकता है, उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकता है। एमआरपी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया, उसका अपना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का टैक्सेस हो गया, सब मिलाकर वो कितना प्राइस राइज कर सकता है मैक्सिमम, वो चीज आपने यहाँ पे देखनी है। ओके, फिर यहाँ पे आता है बायर्स पावर। सप्लायर पावर तो हो गया, बायर पावर, भैया आपने सामान इतना महंगा बना दिया, अगला बंदा ले ही नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे बेचकर, कोई फायदा है उसका?
पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, मैन्युफैक्चर डेट खत्म हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे बायर्स की पावर को भी आपने देखना है कि भाई बायर्स जो है क्या वो लोअर प्राइस वाला है या फिर हायर प्राइस वाला है। यहाँ पर वो चीज तो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो बायर है मेरा वो कैसा है, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो सब आपने यहाँ पे देखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपने प्राइस रखने। ओके, तो ये आपको चीजें आगे इफेक्ट करेगा। पेस्ले एनालिसिस, पेस्ले का एनालिसिस अभी तक हमने शॉर्ट पढ़ लिया, 5C पढ़ लिया, और कौन सा था ये, ठीक है, पोर्टर। अब आया पेस्ले, अब आया पेस्ले क्या देगा, ब्रियो। अब देखो पेस्ले को हमने थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बस यहाँ पे देखो इन्होंने भी सेम बात बोली, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या है भाई, सरकार कितनी स्थिर है, पाकिस्तान में कोई बिजनेस खोलोगे चल नहीं पाएगा, सोमालिया में खोलोगे चल नहीं पाएगा, गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, नए नए कानून लेके आ रहा है, म्यांमार में खोलोगे बिजनेस नहीं चलेगा। इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट के नियम स्टेबल रहते हैं, तो यहाँ पर खोलने से फायदा है। इकोनॉमिक का मतलब भाई पाकिस्तान में खोलोगे चलेगा, ईरान में खोलोगे चलेगा, किसी और देश में खोलोगे, म्यांमार में खोलोगे चलेगा नहीं, यूएसए में खोलो, अब इंडिया में खोलो यहाँ पे चलेगा, बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत स्थिति ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए उस देश की, सोशल, यहाँ पे आपने उस समाज के जो सोशल वैल्यूज होते हैं, सोसाइटी के जो यहाँ पे एक तरह के स्टैंडर्ड हैं, एक तरीके से यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे मूल्य होते, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, जनसंख्या, कार्यस्थल दृष्टिकोण, उपभोक्ता व्यवहार, ये सब शामिल है। इन सबको आपने चेक करना है कि भाई समाज कैसा है, जहाँ पर मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी कंपनी हो रही है, जहाँ पे मेरा सामान बिक रहा है, कैसे है वहां पर। टेक्नोलॉजिकल, भाई आपने अपने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी की नजर से देखना है कि कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मैं जल्दी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से मैं कभी अटेंडेंस लगाऊंगा, कभी मैं यहाँ पे प्रोडक्शन गिनूंगा, कभी मैं यहाँ पर सामान, कभी भी यहाँ पे प्रिंटिंग करूंगा, तो सब जल्दी हो पाएगा। लीगल, भाई आपने अपनी कंपनी के लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को भी देखना है, ताकि कल के दिन कोई और आकर आपके इसको लीगली ये और कि भाई तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो लेडीज 20 घंटे काम करती है, बाकी तो होता ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपने कानूनी सारे दाव पेच जो है वो एकदम रेडी रखने, एकदम एक तरीके से मैं कहता हूँ कि वो संभाल के रखना है, ताकि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने पर ऐसा ना हो कि कल के दिन आप कानूनी गतिविधियों में फंस जाओ, टाइमिंग बहुत लगती है, उससे आपकी कंपनी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि भाई कोई कंपनी है कहीं जंगल का काट के तो नहीं बसाई गई है, तो एनजीटी वहां पर 50 करोड़ का 100 करोड़ का बैन लगा देगी, ठीक है। पर्यावरण का विश्लेषण करो, भाई पर्यावरण का तो नुकसान नहीं हो रहा, नहीं तो बैन लगा देगी सरकार आपके ऊपर, पूरा खराब हो जाएगा। एनवायरमेंट, ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, आप एनवायरमेंट देखो कहीं भाई, आप मान लो कल के दिन आप ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये आपकी यहाँ पे एक थोड़ा सा लो एरिया है, यहाँ पे आपकी कंपनी है, आपको खतरा ज्यादा है, ये लैंडस्लाइड कभी भी आ सकती है, बादल फट सकता है, ठीक है, बहुत सारी दुकानें, ये आपका मान लो कल के दिन आपने ऐसे एरिया में वो बनाई कंपनी जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत जल्दी होती है, तो यहाँ पे कंपनी बनाओगे फायदा नहीं है, कल के दिन आपका एनवायरमेंट खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट भी आपने देखना पड़ेगा, एनवायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, वातावरण। अब आया आपका व्रियो एनालिसिस, ठीक है, अभी तक हमने किस कौन कौन से कर लिए, सॉर्ट करा, 5C करा, ठीक है, पोर्टर से करा, पोर्टर एनालिसिस और पेस्ले एनालिसिस। अब आया आपका पांचवा व्रियो एनालिसिस। 5 प्रकार के एनालिसिस है, बहुत है, इसके बाहर नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। अब आया आपका वैल्यू, भाई कंपनी के रिसोर्सेज है, स्किल है टू वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर, यानी कि भाई कस्टमर जो पैसा दे रहा है उसको उसके हिसाब से मिल रहा है, क्या उसके लिए अत्यधिक है, वो अत्यधिक का मतलब उसके लिए पूर्ण है, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान देना है। फिर आया रेयरिटी, भाई दुर्लभता, आपको जो प्रोडक्ट है कितना रेयर है, सेम प्रोडक्ट है, 1 रुपए की टॉफी अगर 10 जगह मिल रही है, देखो 1 रुपए की टॉफी आती थी एक पल्स, अभी भी आती है, ये इतनी फेमस है ना भारत में, इतनी फल्स है कि इसने 10 से 20 करोड़ का बिजनेस कर लिया पल्स टॉफी ने, सिर्फ टॉफी ने। हम सोचते ना 1 रुपए की टॉफी क्या ही कर लेगी, इतना करोड़ का बिजनेस इसने कर लिया, कमा लिया। ये टॉफी सबसे अलग थी, टेस्ट सबसे अलग था, इसका कच्चा आम, उसके अंदर से जलजीरा निकलता था, खा रखी सबने। तो यहाँ पे रेयरिटी आपने यहाँ पे दिखानी है कि भाई आप क्या दे रहे हो अपने कॉम्पिटिटर को, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना रेयर हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना रेयर हो, ठीक है। इमिटेबिलिटी, इमेटिक अनुकरणीयता की, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कैन कॉपी और डुप्लीकेट रिसोर्स और स्किल, यानी कि कहीं मान लो आपके पास स्किल अच्छे हैं, आपके आपके कंप्यूटर आपको देख रहे हैं बार बार, आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसा करो, जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा बहुत बार, कोई कोई अगर टीचर है बहुत अच्छा है तो उसको दूसरे चैनल वाले बड़े बड़े पैसों में रख लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पे एक टेक्नीशियन है जो बहुत अच्छा है, तो उस टेक्नीशियन को दूसरी कंपनी ज्यादा पैसा देकर हायर कर लेगी और आपकी कंपनी से वो टेक्नीशियन चला जाएगा,
तो वहां पर उसकी चीजें इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रेप्लिकेट न कर पाए और एक तरीके से आपकी स्किल्स को कोई चुरा ना पाए, ये भी आपने ध्यान देना है। ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे बिजनेस जो है आपका, ठीक है, तो ये किस प्रकार से पैसे बना रहा है, किस प्रकार से आपके पैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से आपका फायदा हो रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को फायदा भी कर रहे हैं, वो आपने देखना। अब वो आपको खत्म हो चुके हैं 5 के 5 एनालिसिस, वही इंपॉर्टेंट थे। जैसे सबसे पहले स्वाट हो गया, 5C हो गया, पोर्टर्स हो गया, पेस्ले हो गया और ब्रियो, ब्रियो था या क्या था, हाँ ब्रियो। 5 टाइप के एनालिसिस मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा एनालिसिस होते भी नहीं है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज ऑफ यूजफुल सिचुएशनल एनालिसिस रिजल्ट, यानी कि उपयोगी स्थितिजन्य विश्लेषण परिणामों के गुण, यानी कि क्या होगा अगर आप क्या करते हो, सिचुएशनल एनालिसिस करते तो क्या होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे कि भाई स्थिति क्या है मेरी कंपनी की, नुकसान में है, फायदे में है, चलाऊं ना चलाऊं, ये आप यहाँ पे समझ पाओगे। भाई एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है उसका सिचुएशन का एनालिसिस करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कंपनी कहाँ जा रही है। इट्स प्रैक्टिकल, यानी कि अगर आप बात करोगे सिचुएशनल एनालिसिस की बिजनेस की, तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे डाटा आ जाएंगे। फॉर्मुलेट प्रैक्टिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यहाँ पर आप एक तरीके से व्यवहारिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को देख पाएंगे, वास्तविकता में हो क्या रहा है, ये चीज आप यहाँ पे देख पाओगे। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आपको झूठ बोल रहा है सर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वहां कागजों में दिख रहा है, बस पैसों में दिख नहीं रहा है, कंपनी बर्बाद हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल चीज दिखाती है आपको। फिर यहाँ पे आपको बताती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं जो आपको बाहरी रूप से प्रभावित कर रही है, कौन सी चीजें जो आपको भीतरी रूप से प्रभावित कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मान लो आपकी कंपनी में लोग काम ही नहीं करते, सो रहे हैं, मान लो दूसरी कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, वहां पे टेक्नीशियन एक बहुत अच्छा है, वहां पे एक मशीन मैन बहुत अच्छा है, वहां पे एक डिजाइनर बहुत अच्छा है, आपको भी वैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाहरी और भीतरी तत्व होते हैं। आपने कंपनी का एनालिसिस करा तो आपको और भी जगह आप एनालिसिस देखोगे कि भाई मैं कौन कौन से एनालिसिस अब और करूं, कौन कौन सी चीजें मैं आप और देखूं, जिससे मुझे कंपनी का एनालिसिस मिले, जिससे मैं संभावित चीजें निकाल पाऊं कि फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए। और अब यहाँ पे आप भविष्य के लिए अपने गोल्स भी सेट करोगे, लक्ष्य भी सेट करोगे, और यहाँ पर आप निर्धारित करोगे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आया यहाँ पे आपका चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक सिचुएशन एनालिसिस में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे, ये चीजों का आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप सिचुएशन एनालिसिस करते हो तो कई बार इसके कुछ परिणाम भी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि अगर गलत यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई, अव्यवस्थित जानकारी मिल गई, तो पूरा का पूरा कंपनी का जो एनालिसिस है पूरा खत्म हो जाएगा। इस एनालिसिस में मान लो किसी एनालिसिस जो आपने करा अपनी कंपनी का, उसमें आपको 5 डेज लगे थे, 5 दिन लगे, ठीक है, ये एनालिसिस में आपको 5 दिन लगे, एक डाटा यहाँ पे खराब हो गया उस डाटा के वजह से पूरा का पूरा एनालिसिस खराब हो गया। यहाँ पे आपके 5 दिन गए, इसे चेक करने में 2 दिन गए, 7 दिन गए आपके, और 7 में से 5 लोग इस काम को कर रहे थे, 5 लोगों का 7 दिन गया, तो ये आपका घाटा होता है। वास्तुनिष्ठा की कमी वाले कारक, फैक्टर लैकिंग ऑब्जर्वेबिलिटी, मान ले कि आपका एनालिसिस आपने करा वो खराब आया, अब आप क्या करोगे, आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मान लीजिए आप क्या करोगे उसे, मान लीजिए ऐसे एनालिसिस निकल के आए जिसे आप ठीक ही नहीं कर सकते हो, है ना, तो आप क्या करोगे। कुछ एनालिसिस ऐसे भी आते हैं जहां पर आप ये कह सकते हो कि सर ये एनालिसिस ऐसा है जहां पे आपको 5 से 10 साल लगेंगे, यहाँ पे आपको इतना मतलब प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा आपने कि भाई कोई भी चीज है, मैं अगर वो खराब 10 सालों से है तो मैं उसे एक दिन में कैसे ठीक कर दूंगा, टाइम लगेगा उसे ठीक करने में। जानकारी खराब ढंग से व्यवस्थित है, मैंने आपको अभी भी ऊपर ही बताया था कि भाई अगर मान लो जानकारी किसी तरीके से खराब हो गई, ठीक है, तो आपका देखो कितना ज्यादा टाइम जाएगा। ये पूरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर मान लो जो आपका यहाँ पे टाइम है, ठीक है, ये टाइम पूरा का पूरा खराब हो गया, तो ये टाइम बहुत ज्यादा इफेक्ट है कंपनी के और काम को, और दोबारा से आपने एनालिसिस कर लिया, दोबारा से एनालिसिस बनाओगे, अब मान लो उसमें भी कोई गलती होगी तो फिर आपका इतना टाइम गया। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो एनालिसिस है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो एनालिसिस आपने यहाँ पे इन चीजों को देखना है कि एनालिसिस भी खराब ना हो और टाइम भी आपका बचा रहे। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई चीजें कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था कि 20 MCQs मैं आपको हमेशा देता हूँ, ठीक है, ये 20 MCQs हैं और इसे आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता है आपने कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है मैंने, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको पहले से ही देखो ये बता रखा है, SSC भी, ये सीधा सर्च भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा टेलीग्राम में जाकर, कुछ 6500
इसमें 6500 इसमें ये है, इसी वाले को ज्वाइन करना। यहाँ से जाकर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाकर आप ग्रुप विश्व भारती के ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैंने कल डाला भी था, चंद्रयान के एमसीक्यू डाले थे, कुछ हमने उसके भी डाले थे एमसीक्यूज जो आप देख रहे हैं सोशल स्किल के, तो मैं स्किल्स भी वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके फायदे के लिए हैं चीज़ें, और ये चीज़ें भी आएंगी आपके एग्जाम में। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि भाई जिसका एलडीसी है, मतलब कोई भी और एग्जाम है चाहे वो, तो अगर उसके में ये आता है तो उसके लिए भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि सिर्फ जिसके लिए है बना रहा हूँ वही है, जिसके और में भी आता है तो उनका भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।